आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो डीआरडीओ हो गया या यूपी आर्मर टीजी2 या यूपीपीसीएल टीजी2 हो गया, इसरो हो गया, रेलवे एक्सेट्रा। सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है और आपको इसमें जो टॉप 100 क्वेश्चन है आपको लास्ट में कमेंट करने हैं कि आउट ऑफ 100 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। और यहाँ पे मैंने सोचा दोस्तों कि आपके कम टाइम में आपके मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ, इसीलिए मैंने दोस्तों इसको वन लाइनर यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, तो वीडियो को आप देखने के बाद दोस्तों ये है कि आपके 2 से 3 नंबर तो डेफिनेटली आपके पक्के हैं। जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपके इससे क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो हम चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको लास्ट में दोस्तों करना क्या होगा, वीडियो को आपको देखिएगा, लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आप लाइक करिएगा, तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद ही शेयर करिएगा। मैं आपको पहले कुछ भी नहीं कहूँ करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको स्टार्ट कर। चलिए दोस्तों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता। दोस्तों सिंपली जो पदार्थ होते हैं वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। ये 3 अवस्थाओं में जो है पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो गैस होते हैं दोस्तों उसका ना ही आकार निश्चित होता है ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। सपोज दैट ये एक वेसल है, यानी कि ये एक बर्तन है, इसमें हमने गैस को भर दिया। तो जो बर्तन का आकार होगा, उसका जो शेप होगा, जो उसका आयतन होगा, उसी का आकार उसका आयतन गैस ले लेगी जो उसमें भर देंगे। आपने सिलेंडर देखा होगा, जिस शेप में सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, आप देखिए उसमें जो आपकी गैस भरी होती है वो सेम उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है। इसीलिए जो होता है इसका जो है एक फिक्स कोई आकार से शेप जो है ना ही इसका शेप फिक्स होता है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर इसमें सही है, पदार्थ का गैस। ठीक है, गैस जो होती है इसका ना ही आकार निश्चित होता है ना ही इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन निश्चित होता है। दोस्तों आपको लास्ट में कमेंट जरूर करने हैं कि आपके आउट ऑफ 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा। सेकंड दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों सर मैं पहले आपको बता दिया कि अवस्था जो धातु होती हैं या आपके जो भी पदार्थ होते हैं वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों वो होता है पारा। ठीक है, द्रव अवस्था में आपका ये पारा पाया जाता है। अगला यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल कितनी होती है। दोस्तों विद्युत धारा के यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, करंट जो होता है, उसके जो स्पीड होती है ये लगभग आपके जो है जो प्रकाश के चाल होती है। ठीक है, लगभग आपको जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लगभग उसी के बराबर होती है। तो उसी के यहाँ पे हम सेम रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है विद्युत धारा की चाल होती है। सेम प्रकाश की चाल तरह है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। ये इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज यानी कि आवेश पाया जाता है। अगर यहीं पे प्रोटॉन की बात हो जाए तो यहीं पे 1.6 हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और अगर न्यूट्रॉन की बात होती है, न्यूट्रॉन पे दोस्तों वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कौन सी वैद्युत पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है। ठीक है, कौन से ऐसा जो वैद्युत पदार्थ उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है दोस्तों, वो होते हैं कुचालक। जैसे कि लकड़ी हो गई, मान लीजिए ये लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी दोस्तों जो होती हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल शून्य नगण्य होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और जो विद्युत के सुचालक होते हैं, सपोज दैट ये कंडक्टर हो गया मेटल का, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरह से यहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इसमें चार्ज पाए जाते हैं, तो ये होते हैं सुचालक। ये आपका हो गया कुचालक। तो क्या है यहाँ पे कुचालक या अचालक इसको हम कहेंगे, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं कुचालक में। ठीक है, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, नाइक्रोम तार में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कार्य करता है। दोस्तों नाइक्रोम तार जो होता है ये ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट पर ये कार्य करता है। आपने दोस्तों आपके घर में हीटर होगा, आपने हीटर देखा होगा, हीटर जो हम घरों में यूज करते हैं उसमें जो होता है नाइक्रोम के वायर लगे होते हैं जो जलते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हीटर में विद्युत हीटर होते हैं आपके घरेलू, उसमें किसके वायर लगे होते हैं, तो ये आपके नाइक्रोम के जो है तार लगे होते हैं। इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये प्रकाशीय प्रभाव पर कार्य करता है। हम स्विच को ऑन करते हैं, वहाँ पे देखिए उजाला हो जाता है, प्रकाशीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो देखिए चुंबकीय प्रभाव पर, मैग्नेटिक इफेक्ट पर ये आपका वर्क करता है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के प्रभाव पर कार्य करता है, ये आप लोग को बताइए। ठीक है, ये दोस्तों वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन लिया है। ये बार बार आपके चाहे डीआरडीओ हो गया, चाहे इसरो
इसरो हो गया, चाहे यूपीआरएनएल टीजी हो गया, यूपीसीएल टीजी2 हो गया, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला यहाँ दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, कठोर कर्षित तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट बनाने में जो है कठोर कर्षित तांबे का उपयोग किया जाता है। जो आपके कम्यूटेटर होते हैं वो उसमें लगे होते हैं, उसी में तरह से दोस्तों यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपके कम्यूटेटर में आपके सेगमेंट लगे होते हैं, ये आपके कर्षित तांबे के होते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे विद्युत सप्लाई के लिए किस धातु के तार का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो दोस्तों ये होता है एल्यूमिनियम का, सबसे ज़्यादा जो है विद्युत सप्लाई के लिए किया जाता है। देखिए जो सप्लाई आती है हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूशन से, वो आप सभी देखते होंगे, खंभों में तार लगे वो एल्यूमिनियम के होते हैं। ठीक है, ACSR कंडक्टर आपने नाम सुना होगा, ACSR कंडक्टर। ठीक है, ये आपके एल्यूमिनियम तार यूज होते हैं। लेकिन दोस्तों जो पंखे होते हैं, फैन आप देखिए, जो सेलिंग फैन हो गया या टेबल फैन हो गया, जो भी होते हैं इसमें जो आपके वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग जो कहते हैं ना इसमें तार भरा जाएगा, वो होता है आपका कॉपर का। ठीक है, बाकी ये एल्यूमिनियम हो गया। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ये आप मैंने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लिया है जो बार बार पूछे गए हैं, अभी मैं आपको और अच्छे अच्छे टॉप के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, तार के लिए तार के ऊपर अचालक आवरण कौन से पदार्थ का बनाया जाता है? दोस्तों ये PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बना होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, तार के ऊपर अचालक आवरण, तार जो हमारा मान लीजिए ये एक आपका तार है, तांबे का तार है या एल्युमिनियम का, उसके ऊपर दोस्तों जो आपका केबल होती है, जो आवरण ऐसे लगा होता है, ब्लैक कलर का होता है, जो ऊपर कवर होती है वही आपकी होती है PVC की बनी होती है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, किसी तार की मोटाई मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसी चालक की तार की मोटाई मापने के लिए कौन से मीटर का, तो कहता है माइक्रोमीटर का उपयोग हम करते हैं उसकी मोटाई को मापने के लिए। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि सिरोपरी लाइन, यानी दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन से तारों को सप्लाई के लिए नीचे उतरने के लिए कौन सी जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो ब्रिटानिया टी जॉइंट जो होता है उसी का प्रयोग किया जाता है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको नीचे उतारने के लिए। मान लीजिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ डायग्राम, ये आपकी यहाँ पे 2 पोल लगे हुए हैं, ये आपकी लाइन आ रही है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसको जब इसको हम क्या कह रहा है, यहाँ पे तार को नीचे उतारने के कौन सा, यहाँ पे जिसको नीचे उतारा जाता है तो यहाँ पे इस तरह से एक जॉइंट लगा दिया जाता है, एज अ टी शेप में ऐसा होता है। ठीक है, तो ब्रिटानिया टी जॉइंट उसको बोला जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, सिरोपरी लाइन में तारों की लंबाई अधिक करने के लिए कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? तो ब्रिटानिया सीधा जोड़ उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सीधा उसमें लगा दिया जाता है, टी शेप होता है, आपको पता है ये टी हो गया, ये सीधा से कर दिया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ दोस्तों हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा। यहाँ पे सोल्डरिंग के समय तारों की जोड़ से ऑक्साइड की परत हटाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? ये होता है फ्लक्स दोस्तों, होता है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स जो होता है उसी के जो आपका जो तारों के जोड़ में जो ऑक्साइड की परत को हटाने में इसका जो ये पदार्थ फ्लक्स के होता है। ठीक है, ये हो गया। और अगला यहाँ दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, किसी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? तो मेगर द्वारा दोस्तों हम इसको उपयोग करते हैं, इसके प्रतिरोध को, केबल का प्रतिरोध मापने के लिए। जो हाई प्रतिरोध को मापना है, केबल जो होती है अंडरग्राउंड केबल, उसमें मेगर का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, लो वोल्टेज केबल की वोल्टेज क्षमता कितनी होती है? दोस्तों लो वोल्टेज की क्षमता कितनी होती है? 250 वोल्ट जो होती है ये लो वोल्टेज की क्षमता होती है। लो होती है, मीडियम होती है और हाई होती है। ठीक है, लो, मीडियम, हाई। 250 आपकी हो गई ये लो वाली, और ये आपका जैसे कि लो वोल्टेज केबल की वोल्टेज क्षमता हो गई। बाकी जो हाई होती है 750, ये इस तरह से जो होती है ये काफ़ी हाई वाली होती हैं। आगे यहाँ पे हम देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 आ जाएगा, ओम का नियम किन राशियों के संबंध में बताया जाता है? वोल्टेज, करंट एवं प्रतिरोध। तो जो ओम्स का लॉ होता है दोस्तों, उसमें जो संबंध होता है जैसे कि V=IR, आप सभी पता है ये आपका ओम्स लॉ है। तो ये आपका वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस तीनों में ये आपका संबंध रखता है। ठीक है, तीनों के बीच में संबंध होता है। और यहाँ पे उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि ओम्स के नियम से परिवर्तन में वोल्टेज के मान अधिक करने से धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी पता है कि यहाँ पे हम V प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट I। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे जब इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे आता है V=IR, ये आपका ओम्स लॉ है। ठीक है, तो यानी दोस्तों यहाँ पे क्या आपका होगा V=, ठीक है, V=I
अपॉन आर, ये होगा ना V अपॉन आर आई ई। यानी कि दोस्तों हम वोल्टेज जब इंक्रीज़ करेंगे तो आपका करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पे कह रहा है धारा का मान बढ़ जाएगा जब इसका हम वोल्टेज के मान में अधिक करने से धारा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो आपका धारा का मान भी बढ़ जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस घट जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किसी चालक तार की लंबाई अधिक करने से प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या दोस्तों क्या होगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आर इजकल टू रो एल अपॉन ए, ये भी आपने पढ़ा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है किसी चालक तार की लंबाई अधिक करने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो ये आपका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस फार्मूले से आप समझिए डायरेक्ट की यानी प्रतिरोध बढ़ाया हमने, यहाँ पे लंबाई बढ़ जाएगी। अगला यहाँ दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है किसी चालक तार की मोटाई अधिक करने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों सेम वही फार्मूला क्या होगा, अब यहाँ पे आप लगाएंगे फार्मूला जी आर इक्वल टू रो एल अपान ए, ठीक है, ये फार्मूला लगाया। और क्वेश्चन नंबर 21, 20 आपका 19 लगभग सेम दोस्तों, किसी चालक तार की मोटाई अधिक करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोध कम हो जाता है, कैसे कम होगा, देखिए ये मोटाई का मतलब दोस्तों एरिया से, देखिए यहाँ पे आर जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हम ए फॉर एरिया है ये, यानी अगर हम यहाँ पे चालक का जो तार है, तार का हम यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो इसका एरिया घट जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी मोटाई कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे हम एरिया बढ़ा देंगे, सपोज इसमें हम एरिया बढ़ा देंगे तो वो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। तो आर इक्वल टू रो एल अपान से आपको क्या सीखा कि अगर यहाँ पे हम एरिया को बढ़ाते हैं, तार की मोटाई अधिक कर देते हैं तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। आप दोस्तों फार्मूले से अगर याद रखेंगे आपको सिंपली बहुत ही अच्छे से तरह से याद होगा, ठीक है, इसमें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी अर्धचालक पदार्थ का तापमान अधिक करने में प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, सिंपल बात दोस्तों, ये आप सबको पता ही होगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज मापन करता है अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है, जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज होता है P अपान क्यू इक्वल टू R अपान S, ठीक है, ये आपका दोनों बराबर होते हैं। तो क्या करता है, इसमें बीच में जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसी के यहाँ पर इसी का मान जो है निकालता है, ठीक है। अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन से सर्किट में सभी प्रतिरोध का मान आपस में जुड़ता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कितना घुमा पूछा है, कौन से सर्किट में सभी प्रतिरोध का मान आपस में जुड़ता है, होते हैं सीरीज सर्किट। अब सीरीज सर्किट देखिए ये यहाँ पे ठीक है, ये अगला ये 1 ओम, ये आपका 2 ओम या 3 ओम, टोटल कितना हो जाता है दोस्तों, 1 2 3 6 ओम आपका यहाँ पे टोटल हो जाएगी ये सीरीज में। अगर यही दोस्तों बात कर ले से अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 25 नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपने 24 देखिए, उत्तर पर यहाँ पे 25 भी है। देखिए कौन सा परिपथ में सभी प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, तो उसमें जो होता है प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान जो अलग अलग होता है वो दोस्तों श्रेणी परिपथ, ठीक है। श्रेणी में दोस्तों क्या होता है आपका, मान लीजिए ये आपका एक श्रेणी परिपथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट होती है श्रेणी में, जो दोस्तों करंट होती है वो सेम होती है, वोल्टेज आपका अलग होता है और रजिस्टर मैंने बताया कि आप में आपका जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज अलग अलग होगा और सीरीज में और करंट आपके सेम होंगे। उसी तरह यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, करंट जो होती है वो अलग अलग होती है, वोल्टेज भी आपका जो होता है वो सेम होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे आप आ रहा 26 क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे कौन से परिपथ में सभी प्रतिरोध की धारा का मान अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया कि जो पैरेलल सर्किट होते हैं, ये मान लीजिए मैं यहाँ पे पैरेलल सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे हम बैटरी मान लीजिए जोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पे दोस्तों जो करंट की वैल्यू होगी यहाँ पे सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे एक करंट जाएगी, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 3 करंट में, ठीक है। तो ये समांतर में होता है, करंट की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा। और इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन से परिपथ में प्रतिरोध की धारा का मान अलग होता है, तो ये आपका समांतर हो गया। और इसमें वोल्टेज जो होता है वो अलग होता है, इसमें वोल्टेज आपका सेम होता है। यहाँ पे अगला देखेंगे 202 से अधिक फेजों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो पॉलीफेज कहा जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 से 2 फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज का क्या कहलाती है, तो ये लाइन वोल्टेज कहलाती है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लाइन एंड फेज वोल्टेज होती है, ठीक है, लाइन के बीच जो वोल्टेज होती है इसी को हम यहाँ पे लाइन वोल्टेज, फिर यहाँ पे फेज वोल्टेज से इसको हम डिनोट करते हैं। अगला दोस्तों हम देखें ELCB का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये आपका सर्किट ब्रेकर जो इस तरफ का यहाँ पे है सर्किट ब्रेकर होता है, उसी का यहाँ पे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जिसको कहा जाता है, लीकेज का पता लगाता है जो आपका होता है, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर के बारे में आप सबको पता ही होगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जीने की वायरिंग में कौन से स्विच का उपयोग किया जाता है, तो आपका 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जीने की वायरिंग में क्यों इसका उपयोग किया जाता है, मान लीजिए आपका जीना है, इसलिए क्या आता है, आप मान लीजिए जीने से यहाँ पे चढ़े तो आप स्विच को ऑन कर दें, मान लीजिए जीने से आप यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ से ऑफ कर दें, फिर यहाँ पे उतरने लगे तब भी इसको यहाँ पे ऑफ कर सकते, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका 2 वे स्विच का उपयोग किया
तो यहाँ दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होती है? तो 60 × 7 सेंटीमीटर जो है वो अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज होती है प्लेट अर्थिंग में, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे पूछा है कौन सा मीटर अर्थिंग प्रतिरोध के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? अर्थ टेस्टर, ठीक है, इसके नाम से मालूम पड़ा, अर्थ टेस्टर जो है वो और अर्थिंग का जो प्रतिरोध है उसको मेजर किया था। फिर यहाँ पूछा दोस्तों ट्रांसफार्मर क्वेश्चन आएगा। ट्रांसफार्मर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। ट्रांसफार्मर दोस्तों जो है वो अन्योन प्रेरण पर कार्य करता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन पर आपका ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग लोड के साथ जोड़ी जाती है? ट्रांसफार्मर दोस्तों जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो आपकी सप्लाई से जोड़ी जाती है, आप सभी लोग को मालूम होगा। फिर यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों होती है वो आपके लोड से, इस तरह यहाँ पे लोड लगा होता है, लोड से आपके जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी होती है, ठीक है। प्राइमरी आपके हो गई सप्लाई से जुड़ी होती है, सेकेंडरी आपकी जो होती है वो लोड से जुड़ी होती है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 36 होगा, ट्रांसफार्मर कोर कौन सी धातु से बनाई जाती है? ट्रांसफार्मर दोस्तों जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती हैं उसी से काट के यहाँ पे आपका सिलिकॉन स्टील की पत्तियां को बनाया जाता है लॉसेस को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ट्रांसफार्मर के किस भाग पर ऑयल गेज लगा होता है? तो यहाँ पे कंजर्वेटर दोस्तों जो होता है उसी पे ऑयल गेज लगा होता है। और क्या करता है, क्या काम क्या है इसका ऑयल गेज का? ये ऑयल मेजर करता है, ऑयल का लेवल क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ट्रांसफार्मर सिलिका जेल कहाँ भरी जाती है, यानी कहाँ भरा जाता है, ठीक है। सिलिका जेल जो होता है कहाँ भरा जाता है, भरी लिखा गया है, ठीक है। तो ब्रीदर में जो होता है आपका सिलिका जेल भरा होता है। और ये आपका अगला क्वेश्चन आता है, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी होता है। आपको पता है कि काम क्या करता है, ये नमी को आपका सुखाता है, ठीक है। सिलिका जेल जो होता है वो नमी जो मॉइस्चर होता है उसको सुखाता है, ठीक है। ये हल्का गुलाबी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर 41 है, 33/11 kV ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होना चाहिए? यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि जो आपका सप्लाई आ रही है वो 33 kV से आ रही है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज क्या होगा आपका 11 kV हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे 33/11 सेकेंडरी का आपका 11 होगा। सिंपल से बात है, 33/11 तो सेकेंडरी का भाई होगा। तो ये आपका ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 42 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, ट्रांसफार्मर कौन सी हानि का मान लोड परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता? तो ये आपकी लौ हानि जो होती है वो परिवर्तित नहीं होती। फिर यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका स्वप्रेरण पर ऑटो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और तो आपको बता दूँ, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक है। सिंगल वाइंडिंग होती है दोस्तों उसमें डबल वाले की कॉमन होती है, ठीक है, कॉमन होती है, इस तरह से वाइंडिंग इसमें की जाती है, इसलिए इसको सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। फिर कह रहा है, क्लिप ऑन टेस्टर में कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, या जैसे आंसर यहाँ पे दिया गया है। और जो ट्रांसफार्मर तो करंट ट्रांसफार्मर, तो आपको बता दूँ करंट ट्रांसफार्मर जो होता है आपका CT इसको कहा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का पूरा नाम है, एक होता है दोस्तों CT और एक होता है PT। CT मतलब दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर, PT मतलब क्या होता है इसका आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका यानी कि इससे हम करंट को मेजर करते हैं, इसको हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। और CT और PT दोस्तों यूज जो होता है बेसिकली ये जो होते हैं ये आपको सब स्टेशन में देखने को मिल जाएंगे, इसको हम मेजरिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आ गया आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर के कौन से कनेक्शन से न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है? तो स्टार कनेक्शन दोस्तों जो होता है वो आपका न्यूट्रल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टार कनेक्शन जो आपका होता है उसमें हमें एक न्यूट्रल आराम से मिल जाता है, यहाँ से हम न्यूट्रल निकाल लेते हैं स्टार कनेक्शन से। तो इसीलिए इसको जो हम 3 फेज ट्रांसफार्मर में आपका जो न्यूट्रल स्टार कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डेल्टा में दोस्तों जो होता है ये यहाँ पे फुल्ली आपका ये आपका क्लोज होता है, तो डेल्टा में हम यहाँ पे कनेक्शन नहीं ले सकते, डेल्टा में न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। स्टार से ही हम आपका प्राप्त कर सकते हैं न्यूट्रल। यहाँ पूछा कि 47 में है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है? ट्रांसफार्मर की दोस्तों रेटिंग जो होती है वो KVA होती है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर में आपका ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है। अगला यहाँ पे आ गया कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कौन से चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो ये प्रत्यावर्ती चुंबकीय यानी कि आपका AC पर दोस्तों होता है, ठीक है। यानी कि आपका ट्रांसफार्मर जो होता है बेसिकली आप सभी को पता है कि आपका AC पर वर्क करता है, DC पर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे अगला आ गया कि भूमिगत ट्रांसफार्मर में कौन सा आयल भरा होता है? ये सिंथेटिक आयल जो होता है वो आपके इसमें भूमिगत ट्रांसफार्मर है, आपका ये भरा होता है। जो आपका अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं ज़मीन के अंदर जो सब स्टेशन होते हैं उसमें आपका सिंथेटिक ऑयल भरा होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे अगर दोस्तों वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है, मैं आपको पहले बता दिया। और यहाँ पे अगला आता है दोस्तों 51 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर कौन सा भाग चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान करता है? आपका कोर जो होता है दोस्तों, ये कोर जो होती है आपको चुंबकीय बल रेखाओं को आपका रास्ता प्रदान करता है। यानी दोस्तों मान लीजिए ये आपका ट्रांसफार्मर के आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये आपकी यहाँ पे दोस्तों सेकेंड आपका फिर यहाँ पे सेकेंडरी यानी आपका लोड
इलेक्ट्रोड हो गया, यहाँ पे जो फ्लक्स जो आपका जनरेट होगा, यहाँ से जो आपका कोर होगी इस तरफ से यहाँ पे आपको चुंबकीय बल लिखा जाएगा, आपको यहाँ पे काटेंगे, आपको ये कटेगा तो जो आपका फ्लक्स जो होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन का आपका सेकेंडरी में जाएगा, ठीक है। तो आपका कोर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे चुंबकीय बल लिखा होगा, रास्ता प्रदान करता है कोर, रास्ता प्रदान करेगा, फ्लक्स आपका जो होता है वो आपका आके ट्रेवल करता है। अगला यहाँ पे आ जाएगा किस प्रकार का ट्रांसफार्मर चुंबकीय फ्लक्स के बाहर बहने के दो रास्ते होते हैं, साइल टाइप ट्रांसफार्मर जो आपके इस तरह से होते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर जो होते हैं एक ही वाइंडिंग प्राइमरी या सेकेंडरी क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। मैं आपको पहले बताया कि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर में बुकहोज रिले के बकलोज रिले की आपका जो है रिले आधारित होता है, ये आपका गैस आधारित जो होता है बुकलोज रिले होता है, ठीक है। ये सिंपली जो आपका जो ट्रांसफार्मर जो भी फॉल्ट आते हैं वो आपका मेजर करता है, ठीक है। अगला यहाँ पे आया कौन से मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा था, तो अमीटर तो दोस्तों होता है वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मीटर से हम करंट को मेजर करते हैं, और वोल्ट मीटर दोस्तों जो होता है उसको हम पैरेलल में हम उसको जोड़ते हैं, उसको हम वोल्टेज को उससे हम मेज़र करते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि पाइप अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होती है, तो यहाँ पे 38 mm की जो होती है वो पाइप अर्थिंग में इसका अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज होता है। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं केसीसी कैपिंग कौन से पदार्थ की बनी होती है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। आपको पहले बता दिया था इसका जो है ये बनी होती है पीवीसी, ठीक है। केसिंग जो होती है, केपिंग केसिंग आपने नाम सुना होगा, केसिंग जो होती है, केसिंग तात्पर्य है जो आपके जो पाइप होती है इस तरह से होती है ना, आपको वायरिंग की आती है इसमें अंडरग्राउंड होती है, तो आपका पाइप जो आती है उसके ऊपर से केसिंग उसको कहा था कवर, उसकी पीवीसी की बनी होती है, ठीक है। अगला यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो आपका टंगस्टन का ये आपका बना होता है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इसका जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा क्या है, सोडियम वेपर लैंप की विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये आपको गैस आयनीकरण आयोनाइजेशन की आपके गैस आयोनाइजेशन पे ये आपका वर्क करता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे होता है विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उदाहरण है, एक्सरे जो आपकी किरणें होती हैं आपके ये विद्युत धारा के किरण प्रभाव का आपका एक उदाहरण है, ठीक है। अगला यहाँ पे आ जाएगा कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। कौन सा सर्किट वोल्टेज ड्रॉप सर्किट होता है, सीरीज सर्किट होता है, वोल्टेज ड्रॉप सर्किट होता है, इसको लगाया था उसमें सीरीज में। अगला दोस्तों यहाँ पे आता है ओम का नियम कौन सा सप्लाई पर लागू होता है, तो केवल डीसी सप्लाई पर आपका ओम सप्लाई आपका ये लागू होता है, V=IR, आप सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में जबकि वाई आउटर मोस्ट होता है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे अच्छा तो चालक जो होता है कौन सा होता है, सबसे अच्छा जो होता है वो चांदी आपका होता है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। रबर कौन सा पदार्थ है, ये आज का अचालक होता है रबर, ठीक है। इसमें हम करंट पास नहीं होगी इसलिए ये अचालक हो जाएगा। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक दोस्तों चांदी होता है। दोबारा ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है एक अर्धचालक पदार्थ जर्मेनियम दोस्तों जो होता है आपका सेमी कंडक्टर, इसमें हम इसको कह सकते हैं अर्धचालक आपका हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है BIS का पूरा नाम क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपका BIS का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि कौन से अग्निशामक का उपयोग गैसों के लिए किया जाता है, तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, इसका प्रयोग CCl4 का प्रयोग जो है वो किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का अग्निशामक के रूप में। अगला यहाँ दूसरा था किस प्रकार के अग्निशामक हैलोन अग्निशामक कहा जाता है, तो गैस प्रकार के जो होता है वो हैलोन किया जाता है। आग की श्रेणी, आग की ए श्रेणी कौन से पदार्थ आते हैं, तो ये देखिए लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि जो होती है ये आग की ए श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इसको, ये ए श्रेणी में आते हैं, ABC आपकी जो श्रेणी होती है आपकी। जल प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किस श्रेणी को आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो आपका श्रेणी ए जो है वो आपका आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया था। कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि का उपयोग तुरंत श्वास के देने का उपयोग किया जाता है, मुंह से मुंह में हवा भरने के लिए जो है कृत्रिम श्वास की किया जाता है। जैसे कि जब कोई करंट वरंट मारता है तो आपने देखा होगा शॉक लगता है तो उसमें ये कृत्रिम विधि होती है, मुंह से मान ली किसी शख्स को किसी व्यक्ति को मार दिया करंट तो उसमें मुंह से इस तरह से यहाँ पे फूका जाता है तो उसमें जो है भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला यहाँ पे है कौन सा पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता, तो द्रव का पदार्थ दोस्तों का आपका ये द्रव यानी गैस जो होती है दोस्तों उसका आकार ठोस द्रव गैस आपको पता पहले ना, गैस का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, जिसमें आपका भरा जाता है गैस उसी में आपका आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस का जो होगा आकार वो निश्चित नहीं होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे परमाणु का कौन सा कण उदासीन होता है, न्यूट्रॉन दोस्तों जो होता है वो आपका उदासीन होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे प्लस, इस पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता, ये आपका न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, इसका नाम ही न्यूट्रॉन है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है विद्युत बैटरी, आपका ये जो होता है ये विद्युत धारा के रासायनिक का प्रभाव। अगला यहाँ क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 होगा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें कौन से प्रभाव कार्य करता है, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। हमेशा फ्यूज दोस्तों ये आपका जो होता है वो सीरीज में फ्यूज को लगाया जाता है जब इसलिए जो होता है विद्युत में प्रभाव तात्पर्य ये है जब
कोई फॉल्ट आता है तो फ्यूज जो है ना जल जाता है और कट जाता है, इससे हमारी जो इक्विपमेंट होते हैं आपको सेफली बच जाते हैं। विद्युत धारा के मापन हेतु कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम धारा मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं और वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला आप देखते हैं विभवांतर की इकाई क्या है? विभवांतर की इकाई जो दोस्तों वोल्ट होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे कठोर चालक है, तो एवोनाइट दोस्तों सबसे कठोर अचालक होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से विद्युत उपकरणों में माइका का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत इस्त्री यानी दोस्तों जो प्रेस होता है उसमें माइका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक प्रेस होते हैं। ओम के नियम में कौन सी राशि नियतांक होती है दोस्तों, यानी कि कौन सी राशि कांस्टेंट होती है? यानी कि V इजकल टू आई आर होता है ना, आपने पढ़ा होगा V प्रोपोर्शनल टू आर आई। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू आई, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो V इजकल टू आई आर। आर जो दोस्तों होता है आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, आपका नियतांक होता है, इसको हम प्रतिरोध कहा जाता है। अगला यहाँ पे दोस्तों देखेंगे दीवार घड़ी में उपयोग होने वाली सेलों की कौन सी श्रेणी में आती है? आपकी प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल का प्रयोग किया था, जिसको हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, दोबारा इसको हम चार्ज नहीं कर सकते। जो भी सेल होते हैं उसको हम दोबारा चार्ज नहीं तो उसको दोस्तों हम कह सकते हैं इसको प्राइमरी श्रेणी में आता है। ठीक है, प्राइमरी सेल कहेंगे। सेकेंडरी जो होता है जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकें। ठीक है, फ्यूज की बॉडी के निर्माण में कौन सा अचालक पदार्थ उपयोग किया था? तो पोर्सिलीन जो दोस्तों जो होता है वो बॉडी के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे पता होगा? आपने देखा होगा जब जहाँ पे फ्यूज लगा होता है इस तरह से पोर्सिलीन चिकनी मिट्टी की बनी होती है और इसमें आपके इस तरह से यहाँ पे दो क्लैंप लगे होती हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका फ्यूज बंधा रहता है ये जो चीज़ होता है ये आपका पोर्सिलीन का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अगला यहाँ दोस्तों देखेंगे हम प्लेट अर्थिंग करते समय भूमि के अंदर अर्थिंग प्लेट को किस अवस्था में रखा जाता है? तो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अवस्था में इसको प्लेट अर्थिंग को रखा जाता है। यहाँ पे सपोर्ट दे दोस्तों यहाँ पे प्लेट अर्थिंग इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोड को यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, खड़ा खड़ा लंबा लंबा, इसको हम ऊर्ध्वाधर कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे आपको साइंस की लैंग्वेज में। हाइड्रोमीटर के फ्लोट में अपेक्षित घन मापने के लिए पदार्थ को भरा जाता है, या आपका लेड जो होता है वो हाइड्रोमीटर में आपका ये भरा होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े अमीटर का उपयोग किया जाता है। सर्किट के करंट मापने में हम श्रेणी में अमीटर का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर से उत्पन्न होने वाली गुंजन ध्वनि यानी कि जो उसमें आवाज़ आती है वो दोष का नियम कहा था, उसको हमिंग दोष। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर दोस्तों ऐसा हम ऐसा आवाज़ नहीं आती इस तरह से कहता है, उसको हमिंग कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगला है कि एक पंखा सेल्फ स्टार्ट कैसे हो जाता है? पंखे में लगे कैपेसिटर का जो होता है पंखा जो आपका वो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला आप देखें दोस्तों विद्युत केतली को गर्म करने के लिए उसमें कौन से वैद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इमर्सन रॉड दोस्तों, हीटर का इमर्सन रॉड जो होती है उसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तभी वो आपका हीट हो जाता है। क्या होगा? यदि टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट वाले बल्ब को कांच का खोल कर हटाकर सप्लाई से जोड़ा जाए दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जो फिलामेंट में कुछ ही सेकंड में जलकर फ्यूज हो जाएगा, इसीलिए उसको वहाँ पे वैक्यूम किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो गैस फिर आपकी इनर्ट गैस यहाँ पे भरी जाती है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर 93 होगा, फेज और न्यूट्रल की कंटिन्यूटी जानने के लिए इलेक्ट्रीशियन कौन सी साधना का उपयोग करता है? तो दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग लैंप या मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 94, कॉम्बिनेशन प्लायर में बने साइड का कटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वायर का इंसुलेशन की छीलने के लिए जो होता है वो कॉम्बिनेशन प्लायर में का जो है बने साइड का उपयोग इसको छीलने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आपकी केबल होती है। एमसीबी का दोस्तों प्रतिक्रिया करेगा एक जब फ्यूज अर्थ वायर आपस में टच हो जाए तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है कि एमसीबी जो आपके जो जब फेज होते हैं अर्थ वायर आपस में जुड़ जाएंगे, टच हो जाएंगे, तो वो आपका ट्रिप कर देगा, आपके सारे लाइट जो होंगे वो बंद हो जाएंगे घर के, आपका इक्विपमेंट जलने से बच जाएगा। या कोई फॉल्ट आता है तब भी एमसीबी ट्रिप कहती है। और एमसीबी दोस्तों फुल फॉर्म बहुत पूछता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपका एमसीबी का फुल फॉर्म होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है खाद्य मिक्सर में उपयोग यूनिवर्सल मोटर की गति कितनी होती है? दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर लगा होता है ग्राइंडर में उसकी 14,000 लगभग यहाँ पे आरपीएम आपकी गति इसकी होती है। अगला यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन विद्युत नियत ताप के ऑटोमेटिक पावर के बंद हो जाता है। थर्मिस्टर स्विच के कारण जो होता है आपका विद्युत प्रेस जो होता है वो आपका ऑटोमेटिक जो पावर होता है उसको वो बंद करता होता है, थर्मिस्टर स्विच के कारण ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो खाद्य मिक्स का दोस्तों बात हो गई उपयोग यूनिवर्सल मोटर जो गति होती है इसमें यूनिवर्सल मोटर्स में 14,000, किसी किसी बुक में आपको 3,000 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे अगला है, मैं आपको बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊंगा इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगला है ऑटोमेटिक नाइट लैम्प के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो फोटो डायोड को दोस्तों ऑटोमेटिक लाइट लैम्प जो होती है उसमें फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। नियॉन फेज टेस्टर से फेज की उपस्थिति में जांच करते समय विद्युत झटका क्यों नहीं लगता है? टेस्टर में 1-2 किलो ओम से अधिक रजिस्टर श्रेणी में उपयोग किया जाता है, इसी वजह से ये ऐसा होता है, इसमें हम विद्युत झटका नहीं लगता। अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों पावर प्लग का उपयोग कहाँ किया जाता है? मशीनों उपकरणों को सप्लाई से जोड़ने के लिए पावर प्लग का उपयोग किया जाता है, ये आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, और दोस्तों प्लग में आपको बता दूं कि यहाँ पे खास बात होती है, प्लग आपका ये 2 पिन 3 पिन, इसको टॉप भी कहते हैं,
आपका 2 पिन सॉकेट होता है, 3 पिन सॉकेट होता है, ठीक है, प्लग होता है, सॉरी प्लग आपका होगा, ये आपका जो होता है इसमें आपके अर्थिंग के लिए आपका ये दिया होता है ऊपर वाला मोटा वाला, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इसको देखा लास्ट तक, आपने अगर लास्ट तक वीडियो को आपने देख लिया है, आपने उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर कर देगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।